हाँ बच्चों, राधे राधे। अब हम वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये उसका फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम वर्क के बारे में समझेंगे। तो हम डेली लाइफ में जो वर्क समझते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आप 2 घंटे बैठकर फिजिक्स पढ़ें, ठीक है, तो आपके हिसाब से आपने भैया बहुत ज़्यादा वर्क किया कि 2 घंटे बैठ के फिजिक्स पढ़ी, बहुत काम हो गया। लेकिन हम अगर फिजिक्स के हिसाब से देखें तो आपका वर्क ज़ीरो है, आपने कोई वर्क ही नहीं किया। तो फिजिक्स में वर्क होने का मीनिंग क्या होता है समझिएगा, जो डे टू डे लाइफ से बहुत अलग है। तो फिजिक्स में वर्क कहते हैं, वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स। अब फोर्स किस पे वर्क कर रहा है? ऑन अ बॉडी। तो वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इफ कि आपने बॉडी पर फोर्स लगाया एंड बॉडी इज डिस्प्लेस्ड। अब डिस्प्लेस कहाँ हो भाई? किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, बस वो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर ना हो। तो किसी बॉडी पर फोर्स लगाने पर बॉडी डिस्प्लेस हो जाए किसी भी डायरेक्शन में, बस फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस ना हो। तो अब हम बात करें भाई वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो इस कांस्टेंट फोर्स का क्या मतलब होता है भैया? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स कांस्टेंट है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। तो हमने कहा भाई किसी बॉडी का इनिशियल पोजीशन आर आई है, फाइनल पोजीशन आर एफ है। बॉडी पर एफ फोर्स लगाया और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट डैश आया। तो इस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और इस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट एफ साइन थीटा। तो वर्क डन बाय फोर्स ऑन बॉडी इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एस। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। तो इस डॉट प्रोडक्ट को हम एफ एस कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसे हम एफ टाइम्स ऑफ एस कॉस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हमने समझा है कि एस कॉस थीटा क्या होता है। तो एस कॉस थीटा हमारे पास में क्या हो गया? इट इज कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या इसको हम एस टाइम्स ऑफ एफ कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, जहां पर ये एफ कॉस थीटा कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है। तो वर्क जो है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है और वर्क में डायरेक्शन का सेंस नहीं होता। अब चूंकि जो वर्क है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, तो अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स 3 डायमेंशन हो सकता है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। और मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। तो वर्क एफ डॉट एस से दिया जाएगा। तो हम जानते हैं भैया डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के 1 होता है। इसी तरह से आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई 0 होता है। तो बस उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ये हमारे पास में आ जाएगा एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई प्लस जेड एफ जेड। ये हमारे पास में वर्क डन आ गया। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि अ बॉडी सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप न्यूटन। तो अगर ये बॉडी 5 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, 2 मीटर अलोंग वाई एक्सिस और 3 मीटर अलोंग जेड एक्सिस मूव करती है, तो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है। तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास में वर्क आएगा। तो वर्क क्या हो गया? एफ डॉट एस। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5 प्लस 6 प्लस 15। ठीक है। तो हमारे पास में वर्क डन आ गया 26 जूल। एक और छोटा सा सवाल लेते हैं। अ बॉडी सब्जेक्टेड बाय कांस्टेंट फोर्स माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप।
वर्क डन बाय दिस फोर्स, बॉडी मूव्स 4 मीटर एंड 3 मीटर अलॉन्ग जेड एंड वाई एक्सिस। तो हमारे पास में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, 3j कैप प्लस 4k कैप, और फोर्स हमारे पास में ये है। तो वर्क डन जो आएगा वो F डॉट एस, तो डिस्प्लेसमेंट i कैप तो है ही नहीं, तो ये आपके पास में डायरेक्ट होगा 6 प्लस 12, तो वर्क डन हमारे पास में 20 जूल, सॉरी, तो ये कितना हुआ, यहाँ पर ये होगा 3, है ना, ये क्या है बेटा 4k कैप प्लस 3j कैप। एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि आंसर गलत आ रहा है। तो 3 और 2 जा 6 और 4 3 जा 12, हाँ जी, ये 18 जूल ही होगा। अब एक और सवाल देखते हैं, अच्छा सवाल है। हमें इस सिचुएशन में वर्क निकालना है, हमें ये वाला एंगल 53 दिया हुआ है, तो हम इसके हिसाब से भी कंपोनेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 20 न्यूटन यहाँ से 53 पर है, तो ये वाला कंपोनेंट हमारा होगा 20 साइन 53, और वर्क हो गया 80 इंटू 20 साइन 53, ठीक है। या फिर हम इस एंगल को 37 ले लें, तो अब हमारे पास वर्क डन 20 cos 37 मल्टीप्लाइड बाय 8 आ जाएगा, ओके। अब तो यहाँ पर क्या हो गया, फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर हम बात करें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 143 डिग्री है। तो अब हमारे पास में वर्क डन जो रहेगा F S cos 143। अब हमें cos 143 निकालना आना चाहिए, जो कि हमने मैथमेटिकल टूल्स में ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में पढ़ा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे ये हमारे पास में हो गया 37, तो ये 3 4 और 5, तो cos 143 कितना हो जाएगा बेटा, cos 180 माइनस का 37, मतलब माइनस cos 37, तो ये हो जाएगा माइनस का 4/5। तो सेकंड वाले केस में वर्क डन नेगेटिव आएगा और फर्स्ट वाले केस में वर्क डन पॉजिटिव आएगा। अब हम बात करें वर्क के यूनिट की। यूनिट किसी भी क्वांटिटी के दो तरह से दिए जाते हैं, एक एब्सोल्यूट यूनिट और एक ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट केवल उन्हीं क्वांटिटी में दिया जाता है जिसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की जगह हम ग्रेविटी एक्सेलरेशन का यूज लेते हैं। तो अगर हम वर्क का एब्सोल्यूट यूनिट देखें, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया न्यूटन इंटू मीटर, तो 1 न्यूटन इंटू मीटर को 1 जूल कहते हैं। तो अगर किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने पर बॉडी 1 मीटर से डिस्प्लेस हो जाए, तो वर्क 1 जूल कहलाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करें भाई, न्यूटन का CGS होता है डाइन, मीटर का CGS सेंटीमीटर, तो जूल के CGS को हमने अर्ग कहा। तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन हो गए, और 1 मीटर का मतलब 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जा सकता है, न्यूटन इंटू मीटर है, न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला mL/T-2 और L, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया mL/T-2। इस तरह से अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट की। तो हमने कहा वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर फोर्स हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंटू डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो 1 किलोग्राम बॉडी पर जो फोर्स लगता है वो 1 किलोग्राम फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स होता है किलोग्राम मीटर। इसका मतलब किसी बॉडी पर 1 किलोग्राम फोर्स लगाने पर अगर बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्प्लेस होती है, तब वर्क डन हम 1 किलोग्राम मीटर कहते हैं।
तो 1 किलोग्राम मीटर इक्वल टू 1 किलोग्राम फोर्स इंटू 1 मीटर। अब 1 किलोग्राम फोर्स 9.8 न्यूटन कहलाता है। तो आपके पास में 1 किलोग्राम मीटर इक्वल टू 9.8 जूल। इसी तरह से 1 ग्राम सेंटीमीटर आपके 980 अर्ग होगा। तो ये हमें यूनिट थोड़े ध्यान रखने हैं। अब हम आगे बात करें। अ स्टोन ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड सच अ वे दैट मैक्सिमम हाइट जो है वो h है। तो जब ये पत्थर ऊपर जा रहा है ना, तो हमने ग्रेविटी तो डाउनवर्ड कहा है, तो अपवर्ड मोशन के दौरान फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल है, थीटा 180 डिग्री है। तो अपवर्ड मोशन में वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होगा। अब जब मोशन डाउनवर्ड होगी तब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल होगा और अब वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा। अब इसी तरह से यहाँ पर एक बात करें कि अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस कैपिटल आर अंडर द एक्शन ऑफ टू कांस्टेंट फोर्स। मतलब इस तरफ कांस्टेंट फोर्स F1 और इस तरफ कांस्टेंट फोर्स F2 लगातार लग रहा है। तो F1 की वजह से डिस्प्लेसमेंट R है और F2 की वजह से भी डिस्प्लेसमेंट R है। तो F1 की वजह से वर्क F1R और F2 की वजह से F2R होगा। अब यहाँ पर बात करें कि बॉडी यहाँ से यहाँ चली गई, ठीक है, या तो हमारे पास में वर्क डन बाय ग्रेविटी, हम पॉजिटिव या नेगेटिव की बात नहीं कर रहे, वर्क डन बाय ग्रेविटी इस ड्यूरेशन में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बॉडी जब यों जा रही है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और जब बॉडी नीचे आ रही है तब वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव डिस्कस करेंगे। हम एक फॉर्मूला और लेते हैं कि हमारे पास में कोई बॉडी है जिसने x डिस्टेंस मूव किया और वो डिस्टेंस टाइम का इस तरह का फंक्शन है। बॉडी का मास हमारे पास में 1 किलोग्राम है। हमें वर्क डन बाय दिस फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड निकालना है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो हम जानते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आएगा। तो 4 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो 4 इंटू 2t प्लस 3 कांस्टेंट है, t का t के रेस्पेक्ट में 1, तो ये हो गया 8t प्लस 3 मीटर, ये वेलोसिटी आई। और हम इस वेलोसिटी फंक्शन को वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में एक्सेलरेशन आएगा जो कि पोजीशन का सेकंड डेरिवेटिव है और जो 8 हुआ। अब ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है ना, इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। तो हमारे पास में फोर्स 8 न्यूटन हो गया क्योंकि मास बॉडी का 1 किलोग्राम था और ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो थीटा 0 हो गया। अब हमें देखना है डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट 2 सेकेंड पे। तो ये जो वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन एट 2 माइनस पोजीशन एट 0 ये हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। तो 2 पर पोजीशन निकालने के लिए t की जगह पर 2 लगाएंगे, तो ये 4 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 8 माइनस, अब t की जगह पर हम 0 लगाएंगे। तो जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे आपके पास में डिस्प्लेसमेंट आया बच्चे 22 मीटर। आप यहाँ पे इसको वीडियो को पॉज करके एक बार इसको सॉल्व करके देखिए। तो फोर्स हमारे पास 8 न्यूटन था, डिस्प्लेसमेंट 22 मीटर है, हमारा वर्क डन 176 जूल होगा। इसी तरह से एक सेम क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये आप कर सकते हैं। अब वर्क पॉजिटिव, 0 या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव वर्क के लिए एंगल 0 या 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। इसका मतलब फोर्स या फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होना जरूरी है। इसी तरह से वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स वो पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन वो पॉजिटिव होगा। अब 0 वर्क के लिए या तो थीटा 90 हो या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो या फिर फोर्स 0 हो।
या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, या फिर अपन कहें कि बॉडी मूव्स ऑन स्मूथ सरफेस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो पुशिंग अ रॉक बट इट डज नॉट मूव, मतलब फोर्स तो लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है। नेगेटिव फोर्स कब होगा? नेगेटिव फोर्स के लिए हमारे पास में एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए। तो या तो फोर्स या फोर्स का एक कंपोनेंट मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट होना चाहिए। जैसे हमने एक सवाल देखा था कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और फोर्स आपके इस तरफ है ना। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 से बड़ा होगा तभी ये सिचुएशन बनेगी। तो इसका एक एग्जांपल है वर्क डन बाय ब्रेकिंग फोर्स, या इसका दूसरा एग्जांपल हुआ वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ स्पेसिफाई करना चाहूँगा कि नेगेटिव वर्क डन में वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑलवेज नेगेटिव कह देना गलत है। उसका कारण देखिए, जब हम टू बॉडी प्रॉब्लम की बात करते हैं कि हमारे इन दोनों के बीच में तो फ्रिक्शन है, ये है M1, ये है M2, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन M2 नेगेटिव होगा, जबकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन M1 पॉजिटिव होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स और उसके न्यूमेरिकल्स समझेंगे बेटा। राधे राधे।